नमस्कार दोस्तों, मत पत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं हूं दुष्यंत चोपड़ा। हम लोग लगातार राजनीति, विदेश नीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत करते रहते हैं और चूंकि भारत की राजनीति पर हम अक्सर बातचीत करते हैं तो भारत चुनावों का देश है। यहाँ कोई ना कोई चुनाव लगा ही रहता है, कभी भी लगा रहता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत शिद्दत के साथ लगे हुए हैं इस प्रयास में कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए ताकि देश का समय, एनर्जी, पैसा, हर चीज बचे और सारे चुनाव लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, नगर निगमों के हों, ग्राम पंचायतों के हों, सभी चुनाव एक ही साथ हो जाएं ताकि उसके बाद अनवरत रूप से 5 साल तक देश को विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सके। पर खैर उनके प्रयास बहुत जल्दी फलीभूत होंगे। पर अभी तो भारत में लगातार जो चुनावों का दौर बना रहता है तो उसमें अभी जो अगला चुनाव आने वाला है, आज थोड़ी सी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम आने वाले दिनों में हम उस सीरीज पर लंबी बातचीत करेंगे। वो है दोस्तों भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है बिहार। बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर या नवंबर के माह में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव। अभी वहां पर एनडीए की गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये सब आपको सर्वविदित ही है। अगर वहां की लेटेस्ट राजनीति के ऊपर अगर हम नजर डालें तो वहां की राजनीति इस समय, जो कि एक बिहार हमेशा एक जातिगत समीकरणों पर चलता हुआ नजर आता है या कई और ऐसी बाहुबलियों की एक नगरी कहलाता है या कहलाता था, लालू जी के समय में तो विशेष रूप से था ही। तो वहां पर मुख्य रूप से एनडीए है, एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार हो गए मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो कि बावजूद इसके कि सबसे ज्यादा एमएलए उसके हैं, फिर भी वो जेडीयू की सहयोगी पार्टी है। एलजेपी है चिराग पासवान की, हालांकि अभी उसकी वहां पर संख्या बल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए के घटक तो है ही और आने वाले चुनावों में वो अच्छा एक नजर रख रहे हैं इस बात पर कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने को मिले। दूसरा, जीतन राम मांझी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी अपनी पार्टी हम। तो इस तरह से ये एनडीए का कुनबा बनता है। वहीं पर अगर हम दूसरा महागठबंधन के ऊपर नजर डालें तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल है, जो कि लालू जी की पार्टी है, जो आज की डेट में उनके बेटे तेजस्वी यादव चलाया करते हैं। तो सारा कब्जा जो है पार्टी के ऊपर उन्हीं का है। अब कहने को तो महागठबंधन में उनके साथी कई हैं, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस आज कुछ अलग ही राग अलाप रही है। कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कुछ और छोटे दल हैं जो आरजेडी के साथ हैं, तो वो मिलकर महागठबंधन बनाते हैं। अब एक और उसमें जैसे पिछली बार 5 सीटें ओवैसी लेकर आए, असदुद्दीन ओवैसी, तो अभी जो पहलगांव की त्रासदी हुई, जो जघन्य हत्याकांड जिसमें हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, तो उसके बाद से जिस तरह से एक एंटी पाकिस्तान पोस्चर लिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी अपने आप में एक फैक्टर इस बार बिहार के चुनावों में मुस्लिम मतदाता के ऊपर वो अपना कुछ प्रभाव दिखा सकते हैं। पिछली बार भी वो 5 सीटें जीते थे। हमें पीके को नहीं भूलना चाहिए, प्रशांत कुमार सभी राजनीतिक दलों के वो चुनाव प्रबंधन, जिसको कहते हैं, उनका चुनाव प्रबंधन देख चुके हैं या कर चुके हैं, उनके लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। अब खुद चुनावी मैदान में उतरने को तत्पर हैं, तैयार हैं, एक तरफ वो भी हैं। तो स्थिति अगर आप सभी पार्टी और पार्टी पोजीशनिंग के ऊपर डालेंगे या सब कौन कौन वहां पर आज चुनाव की रणनीति में बना रहा है उसके ऊपर नजर डालेंगे तो बड़ी गड्ढमड्ढ सी स्थिति आपको नजर आएगी। बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर वहां पर आपको बिहार के अंदर नजर आएगा। कारण क्या है कि अगर हम एनडीए के ऊपर नजर डालें तो जो मुख्य 2 घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो इस बार तैयारी कर रही है कि पूरी विधानसभा में कम से कम 140 या उससे भी ज्यादा सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़े। जनता दल यू, जिसके कि मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी ये पूरी तरह से मंशा है, प्रयास है, और वो राजनीतिक जितने भी गोटियां बिठा रहे हैं उस हिसाब से कि उनको मैक्सिमम सीटें लड़ने को मिले, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल है, उनका प्रतिष्ठा का प्रश्न है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जो एलजेपी के अब अध्यक्ष हैं,
वो पिछली बार एनडीए के खिलाफ यानी नीतीश के खिलाफ लड़ने की खातिर एनडीए के खिलाफ जाकर लड़े, तटस्थ होकर लड़े, वो इस बार एनडीए के साथ हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगे। जीतन राम मांझी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगे। तो एनडीए का क्या होगा ये आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर हम महागठबंधन पर नजर डालें तो भाई तेजस्वी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग राहों पर चलते हुए दिख रहे हैं। जहां तेजस्वी ने एक और मोर्चा खोल रखा है चाचा नीतीश कुमार के खिलाफ, वो बोलते हैं वो तो चाचा चौधरी हैं, शराब के ऊपर उनको लेकर घेरते हैं कि अरे जब तक शराब यहां पर बिकती थी तो लोगों को दुकान पर जाना पड़ता था, अब तो नीतीश चाचा के राज में ऐसा हो गया है कि शराब आपके घर पर पहुंच जाती है। यानी पूरा का पूरा मोर्चा तेजस्वी यादव ने खोल रखा है नीतीश कुमार के खिलाफ। दूसरी तरफ उनके गठबंधन के साथी, महागठबंधन के साथी कांग्रेस पर नजर डालें तो कांग्रेस की कमान बिहार का जहां तक सवाल है वो राहुल गांधी ने थमा दिया। पप्पू यादव, लालू यादव के घोर विरोधी, और कन्हैया कुमार एक और लालू यादव और लालू यादव परिवार के घोर विरोधी। तो आज की डेट में बिहार कांग्रेस की कमान इन दोनों के हाथ में है। ये दोनों अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं, और अगर आप इनके सारे बयानों पर नजर डालेंगे तो जितना ये एनडीए सरकार या नीतीश कुमार को नहीं घेरते, उससे ज्यादा इनके बयानों में इनके निशाने पर होते हैं तेजस्वी। तो महागठबंधन का आने के वाले समय में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। पीके जो हैं, पीके साहब एक और नीतीश को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो उनसे ज्यादा उनके निशाने पर हैं बिहार सरकार के अफसर, जिनको बताते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त सारे बिहार प्रशासन के जितने अफसर हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। ऐसा पीके का मानना है, जो कि वो अपनी जनसभाओं में खुलकर बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, अगर हम एआईएमआईएम की बात करें तो ओवैसी साहब पिछली बार तो 5 सीटें जीते थे, लेकिन वो 5 के 5 उनके विधायक छोड़कर भाग गए आरजेडी के साथ। लेकिन इस बार जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से उनकी बयानबाजी आ रही है, तो वो उनका ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी देखना होगा। क्योंकि अगर ओवैसी के वोट यहां पर बढ़ते हैं तो भारत का मुसलमान ये साबित करेगा कि वो जहां तक इस्लाम का या मुसलमानों से रिलेटेड किसी भी इशू का अगर हम बात करें तो उसमें वो भले ही सरकार के, केंद्र सरकार के या किसी के भी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्र की बात आएगी तो वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो अगर ऐसी कुछ भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना भारतीय मुसलमानों में जागती है, तो आप ये जानकर मानकर चलिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को बहुत अच्छे वोट मिलने जा रहे हैं। ये तो हो गई वहां की राजनीति के ऊपर छोटी सी नजर, छोटा सा हमारा एक विश्लेषण। डिटेल में हम अगले आने वाले वीडियोस में खूब चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बिहारी फोकस में रहने वाला है। लेकिन साहब इन सबसे एक अलग ही दुनिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपना अलग ही बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी बजा रहे हैं, इसको मैं किसी नेगेटिव टर्म में नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जहां एनडीए की बाकी सब पार्टियां, भाजपा के बिहार नेताओं समेत जेडीयू के नेता हों या बाकी महागठबंधन की पार्टियां हों, वो वही परंपरागत तरीके से ये जाति है, ये यादव है, ये पिछड़ा है, ये कुर्मी है, ये मुसलमान है, ये पीडीए है, पीडीए तो खैर यूपी में आता है, बट जो भी है, तो वो उन्हीं सबके ऊपर, यहां तक कि पीके भी वही परंपरागत तरीके की राजनीति करने में ये लोग लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर नजर डालें तो जब पहलगाम की जो त्रासदी हुई उसके बाद जो पटना की जनसभा में जिस तरह से उन्होंने पहले हिंदी में वहां बैठी पब्लिक को एड्रेस किया, उसके बाद इंग्लिश में वो जो 2 मिनट बोल के उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज दिया, वो एक बहुत सख्त मैसेज था। और उस मैसेज की परिणति हमने 6 और 7 तारीख की रात को देखी, जबकि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और उसके ड्रोन और सारी मिसाइलों को भारत के रक्षा जो संसाधन प्रणाली थी उसने मार गिराया, वो कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद भारत ने जो 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के 11 जो उनके हवाई अड्डे थे, जो सैन्य हवाई अड्डे थे, जो उनकी सैन्य तैयारी थी, एयरफोर्स की तैयारी थी, उसको नेस्तो नाबूद जिस तरह से किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो अपने आप में जो
टोन प्रधानमंत्री मोदी ने पटना की रैली में पहलगाम की दुर्घटना के बाद ली थी, उसकी हमें कहते क्रियान्वयन होता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद कहने को तो सीज फायर हो गया, लेकिन भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, हमारे डीजीएमओ ने, हमारी सेनाओं ने, विदेश मंत्री ने, किसी ने भी इस शब्द का यूज नहीं किया कि ये सीज फायर है। सबने कहा ये जो है ये थोड़ा सा समय के लिए स्थगन है, हमने अभी अपना हाथ रोका है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, भले होम मिनिस्टर अमित शाह हो और भले स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजनीतिक स्तर पे। और अगर हम सैन्य स्तर पर देखें तो जितने भी हमारे डीजीएमओ हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं या नेवी के हैं, उन्होंने भी लगातार इस बात के ऊपर जोर दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ये जो मैंने टाइटल में दिया कि उन्होंने टोन तय कर दी, देखिए भारत का प्रधानमंत्री और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जो कि जिनके बारे में मशहूर है कि वो कोई भी बात एवं नहीं बोलते कि कहीं जनसभा आ गई या कहीं कुछ आया, मन में आया और उन्होंने एक डायलॉग सा छोड़ दिया। भले उनकी बात को उनके विरोधी कहते हैं कि जुमला छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने टाइम एंड अगेन बार बार इस बात को साबित किया है कि वो अपनी बातों से जो इशारा करते हैं और बाद में अगर वो चीज होती है तो उसकी पूरी तैयारी वो पहले करके रखते हैं। तो अब इसको आप बिहार चुनाव के साथ कैसे जोड़ेंगे, मैं उस पर आता हूं। राजस्थान में बीकानेर में अभी जो जनसभा हुई, जो कि बिल्कुल नियर टू बॉर्डर है, पाकिस्तान वहां से ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहां पर प्रधानमंत्री का हमें एक इतना रौद्र रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने एक बार फिर से ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस किया बल्कि भारत की जनता को एड्रेस किया और भारत के उन लोगों को भी एड्रेस किया जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि भारत डर गया, भारत भाग गया, सीज फायर हो गई, जो कराया अमेरिका ने करवाया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से जब ये बोला कि हम ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हम कोई शोध या प्रतिशोध नहीं चला रहे, ये हम न्याय कर रहे हैं। यानी उन्होंने इस बात के ऊपर जोर देकर कहा कि भारत ने एक न्यायाधीश की भूमिका निभाई है इस ऑपरेशन सिंदूर में, और पाकिस्तान जिस सजा का हकदार था उसको वो सजा भारत ने एक न्यायाधीश के रूप में दी है। उन्होंने कहा कि हम न्याय कर रहे हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो कि बिहार चुनाव का टोन बनेगी, आप ये अभी से लिख कर रख लीजिए, ये नोट कर लीजिए कि आज इस कार्यक्रम में मैं जो बोल रहा हूं ये बिहार चुनाव की टोन बनने जा रही है। उन्होंने कहा नो टॉक, नो ट्रेड, ओनली पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। प्रधानमंत्री ने ये दूसरी बार ये बात बोली जब उन्होंने एक बार राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उस दिन रात को 8 बजे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम पीओके लेकर रहेंगे। और आज जिस तरह से उन्होंने रौद्र रूप में बोला कि मेरी रगों में लहू नहीं बहता, मेरी रगों में सिंदूर बहता है और वो लावा बन रहा है, और जिस तरह से उन्होंने आक्रोश दिखाया, वो गुस्सा दिखाया, वो जो एक जोश था, वो एक जो जज्बा था, उस जज्बे में एक राजनीतिक संदेश भी निहित था जिसको डिकोड करने की जरूरत है। उन्होंने कहा नो टॉक, नो ट्रेड, ओनली पीओके, यानी अभी आप जून में एंटर हो रहे हैं साहब, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बिहार का चुनाव है, यानी कि 4 से 5 महीने अभी बिहार के चुनाव में पड़े हैं। तो ओनली पीओके जो उन्होंने कहा और साथ में इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सस्पेंडेड है, ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट किया जाएगा और पूरा न्याय दिलाया जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जितना भी हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा है, वो हिस्सा भारत के पास वापस आने वाला है। और आप खुद सोच सकते हैं कि अगर बिहार चुनाव से पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है तो बिहार के चुनाव में जातिगत समीकरण चलेंगे,
पीके की अफसरों की दी गई गाली चलेगी, तेजस्वी का चाचा चौधरी कहना चलेगा, नीतीश कुमार की आकांक्षा चलेगी, या भारत जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर दोबारा कब्जा जमाएगा उससे उभरी हुई जन भावनाएं जो होंगी, वो जो जोश होगा भारत की जनता में, वही जोश, वही सब कुछ, वही भावनाएं आपको बिहार की भी एक एक जनता के बीच में देखने को मिलेंगी उस चुनाव से पहले। तब ना जाति चलेगी, ना धर्म चलेगा, ना ही पार्टी चलेगी, चलेगा तो देश, चलेगा तो देश की जीत, चलेगा तो एक जश्न का एक उत्साह जो कि बिहार की जनता में भी उस समय एक्सपेक्टेड, आप ये मानकर चलिए, होगा पीओ के भारत में आने के बाद। अभी थोड़ा समय है, हम इंतजार करते हैं, ऐसी हमारी सोच है, और सोच कुछ गलत भी नहीं है। अगर ये पूरी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत भारत की एक एक जनता का एक अरमान था कि पीओ के भारत के अंदर आना चाहिए, तो पीओ के भारत में आने जा रहा है, और वो आने वाले बिहार के चुनाव में बिहार के चुनाव की टोन बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन को बटन को दबाइए, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।